नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 14 की बात करने वाले हैं। साथी इससे पहले आपका 1 से लेकर 13 तक सारा का सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ आपको बताया गया है। साथ में आपका रुक्मणी पब्लिकेशन और आपका किरण पब्लिकेशन का पूरा साथी बुक कंप्लीट करवाया गया है। उसके बाद आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का जो कि हिंदी इंग्लिश का आपका लैंग्वेज का बुक है वो भी करवाया गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसको भी ज़रूर देखें। जो नए साथी हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम से जो भी जुड़ा हुआ चीज़ रहता है सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा साथी, और जो भी मिलता है वो फैक्ट आधारित मिलता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहले से हैं उससे रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। आप सभी लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी का स्कोर कितना हुआ है। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने ओडिशा पर कब आक्रमण किया था। प्रश्न थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दीजिए। आपका सबसे पहले अगर बात की जाए तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें सबसे पहले आपका इतिहास का ही प्रश्न देखने को मिला है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग। तो यह आपका होगा साथी 1590 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको कि बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के उपरांत राजा मान सिंह जो था साथी, इसने उड़ीसा पर 1590 ईस्वी में क्या किया था, तो आक्रमण किए थे। इस आक्रमण में बंगाल के सूबेदार और अन्य अधिकारी भी इनकी सहायता करते हैं। यह आक्रमण सफल रहता है और उड़ीसा पर उसी प्रकार क्या होता है, तो मुगलों का शासन हो जाता है, मुगलों का अधिकार हो जाता है। कब? तो 1590 के समय में। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर पर अपनी राजधानी बनाई थी। जल्दी से बता दीजिए साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बिहार के संदर्भ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी बताएं कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह आपका होगा साथी मीर कासिम। ठीक है, यह मीर जाफर नहीं होगा, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोनों का नाम थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए आप लोग मीर जाफर को भी, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि मीर जाफर लगा देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मीर कासिम। ध्यान से समझिएगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो था साथी, यह मुर्शिदाबाद पूरा बंगाल का पुराना नाम था मुर्शिदाबाद, जिसका स्थानांतरित करके यह अपना राजधानी कहाँ बनाता है, तो मुंगेर को बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो षड्यंत्र का माहौल बना हुआ था और कलकत्ता से दूर रहकर यह क्या करता था, तो अंग्रेजों से हस्तक्षेप से यह बचना चाहता था। कौन? मीर कासिम बचना चाहता था। किससे? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से। ठीक है, इससे बचना चाहता था। और मीर कासिम ने बंगाल के आर्थिक सुधार में भी बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें अगर हम बात कर लें तो समस्त आंतरिक व्यापार को कर मुक्त कर दिया था। पहला इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ये क्या किया था, तो करों में जो था सबको बराबरी दे दिया था। ऐसा नहीं, पहले क्या था, तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी लोग थे उसको क्या दिया था, तो उसको करों में मुक्ति दी गई थी। लेकिन जब यह गद्दी पर बैठता है तो यह क्या कर दिया कि भारतीयों को भी क्या कर दिया, तो करों से मुक्त कर दिया, जो कि किसको बुरा लगता है, तो अंग्रेजों को बुरा लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि मीर कासिम जो था यह क्या था साथी, यह एक चालाक नेता था, एक चालाक शासक था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो क्या चाहते थे कि बंगाल पर ऐसे नवाब को बैठाएं जो कि उनका कठपुतली बनकर रहे। ठीक है, उनका बात माने, जो कि मीर जाफर होते हैं। यह बिल्कुल गद्दार व्यक्ति था, लेकिन मीर कासिम ऐसा नहीं था। मीर कासिम थोड़ा चालाक निकला और वे शुरुआत से ही अपना हाथ पैर मारने लगा। इसी क्रम में अंग्रेजों को बुरा लगने लगा और इसी का नींव पड़ता है आपको कब, तो 22 अक्टूबर को। ध्यान से समझिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, 1764 को, तो 1764 को साथी आपका बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध का कारण क्या था, तो याद रखिएगा यही कारण था साथी, मुंगेर में राजधानी बनाने का कारण था।
ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताए हैं। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है। यह जो मीर जाफ़र था, यह मीर जाफ़र क्या था, तो मीर जाफ़र का यह ससुर था साथी, और मीर कासिम जो था यह इसका दामाद था। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही मीर जाफ़र गद्दार के कारण प्लासी का युद्ध जो था वो एक नाम मात्र का युद्ध था, जो कि यह गद्दारी करता है सिराज उद्दौला के साथ। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के शिलालेखों में कौन से लिपि का प्रयोग किया गया है, जल्दी से बताएं। तो यह आपका होगा ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अधिकांश अगर हम बात कर ले अशोक के अधिकांश शिलालेखों में, तो उसका ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें एक और आपका याद रखेगा, मगधी भाषा में यह लिखा जाता था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो कहता है किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए, किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन का जो दीवार था इसका निर्माण किया गया था। जल्दी बताइए, आपके सामने है, सुंग है, हेंग है, तिंग है और चीन है। यह कौन सा वंश था? तो याद रखना है आप सभी को, यह जो था आपका चीन। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। महान चीन की दीवार जो था इसका निर्माण सम्राट चीन शी हुआंग के शासनकाल में हुआ था, और यह चीन की शी हुआंग किंग, जिसको हम चीन वंश कहते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यही वह क्या थे, तो वो इसको बनवाते हैं, इसका निर्माण करवाते हैं। आपका प्रश्न कह रहा है नेक्स्ट, ध्यान से समझिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगन जो है निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, एक आपको बताते हैं, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है दिल्ली पुलिस के नाम से, एक बिहार पुलिस के नाम से। ठीक है, वहाँ पे पूरा कंप्लीट आपका सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया गया है, वैदिक सभ्यता पढ़ाया गया है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ाया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको भी देखिए। हम बार बार बोलते हैं कि वैकेंसीज अलग अलग होते हैं, लेकिन जीएस जो हैं वो सभी एक ही होते हैं। भारत के जो भी इतिहास हैं, भारत के जो भी भूगोल हैं, जो भी पॉलिटी हैं, ये सभी एक ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस के लिए अलग है, बीपीएससी के लिए अलग है, बिहार पुलिस के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो भी इस चैनल पर अपलोड किया जाए जीएस को, सब कुछ देखा कीजिए, वहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। अगर किसी को नहीं पता है तो आप लोग जरूर वहाँ पर जाकर देखिए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो यह होगा आपका डी। ठीक है, मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है, मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता था, तो याद रखेंगे, मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहते थे। ठीक है, यह भी बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो कहता है शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी जो कहा जाता है, यह छत्रपति का जो उनको उपाधि दिया गया है, ताज दिया गया है, यह किस वर्ष दिया गया था, जल्दी से बता दिए। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यह आपका होगा साथी कौन सा, तो 1674 का होगा। ठीक है, याद रखेंगे, शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के वर्ष अर्थात 1674 ईस्वी में छत्रपति को उपाधि को क्या किया था, ग्रहण किया था। आगे हम बात करें तो प्रश्न कहता है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायक नाजिब था। जल्दी बताइए, नायक नाजिब जो प्रथम था बिहार का, यह कौन था। यह आपका होगा साथी कौन, तो याद रखना है राजा राम नारायण। ठीक है, राजा राम नारायण जो थे साथी, यह क्या थे, तो बिहार का प्रथम नायब नाजिब थे। इनको आप लोग याद रखेंगे। और इसे क्लाइव का संरक्षण भी प्राप्त था। क्लाइव कौन था, आप यह मत बोलिए क्लाइव कौन था, क्लाइव आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव इसका पूरा नाम था, वो कौन था, तो आपको यह पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेज़ों का विरोध किसने आरंभ किया था। याद रखिए, यहाँ पे हम अभी तुरंत बताए हैं मीर जाफर के बारे में। ये देखिए यहाँ पे आपका, एक सेकंड थोड़ा क्लियर होने दीजिए। यहाँ देखिए मीर कासिम एक है, मीर जाफर है। तो आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ पे आंसर आ रहा होगा। जल्दी बताएं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आप सभी का क्या हो जाएगा। तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या साथी, उपयुक्त सभी ने। ठीक है, राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह ने और कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने, यह सभी जो थे यह क्या किए थे, ध्यान से समझिएगा कहानी को। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था।
तो बिहार के जो जमींदार थे, इस जमींदार व्यापक असंतोष था और इसके फलस्वरूप नरहट के जमींदार जो थे, यह कामगार खां और आपका भोजपुर के पहलवान सिंह ने सुंदर सिंह टिकरी को क्या किया, तो इन सभी ने मिलकर बिहार में 1757-58 के मध्य मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच क्या कर दिया, तो विरोध करना आरंभ कर दिया और इस विरोध का दमन आयर ने किया था। अब हम कहानी आपको समझाते हैं हुआ क्या था। देखिए, जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, ठीक है, इस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, तो मीर जाफर था, राजा रामनारायण थे, पहलवान सिंह थे, एक आपका कामगार खां और सुंदर सिंह थे, एक आपका ये थे, नाम एक सेकंड याद बता रहे हैं हम आपको, घसीटी बेगम थे। ये 4-5 जो थे, यही 4-5 व्यक्ति थे जो कि क्या करते हैं, तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध ये सभी मिल जाते हैं, किससे, तो अंग्रेजों से, क्लाइव से, रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं और इन लोगों के बीच एक संधि होता है। संधि क्या होता है कि जब प्लासी का युद्ध हार जाएंगे, कौन, तो नवाब जब हार जाएंगे तो इनको क्या किया जाएगा, मीर जाफर को वहाँ का शासक बनाया जाएगा, नवाब बनाया जाएगा और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया जाएगा, तो कर मुक्त व्यापार करने के लिए मिलेगा और आपको राजस्व दिया जाएगा, ये सभी चीज़ दिया जाएगा, जो कि नहीं होता है और बाद में ये सभी लोग क्या करते हैं, तो उसका विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम अपने तरीक़ा से कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा पाएँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहता है गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था, किसने किया था, जल्दी से बताएं। गुरिल्ला युद्ध सबसे पहले क्या होता है, ये आपको जानना चाहिए। पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, जल्दी से आप लोग करिए, तो यह आपका होगा शिवाजी ने। गुरिल्ला युद्ध की जो अवधारणा को लागू किए थे वह शिवाजी करते हैं, इसको याद रखेंगे। और गुरिल्ला युद्ध जो है यह क्या है, तो एक प्रकार का यह युद्ध पद्धति है। ठीक है, यह क्या है, एक युद्ध पद्धति है जो कि मान कर चलिए सामने वाला कोई दुश्मन है, तो इस दुश्मन को डायरेक्ट मैदान में दोनों तरफ से जो युद्ध होता है, ऐसा युद्ध नहीं होता है। गुरिल्ला युद्ध क्या है, तो गुरिल्ला युद्ध जो है यह छुप कर वार किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखेंगे छुप कर वार किया जाता है और छुप कर वार करते करते अपने दुश्मन को अपने क्षेत्र में लाकर तब उस पर वार किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, तो गुरिल्ला युद्ध बोलते हैं, गुरिल्ला पद्धति बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इनके जनक कौन थे, तो शिवाजी थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल को सुरक्षित रखा गया है। देखिए प्रश्न कितना गजब का है। अब पैगंबर साहब के दाढ़ी बाल को भी सुरक्षित रखा गया है, तो प्रश्न थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले आप लोग ये बताइए, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से आप लोग कर दें, तो यह आपका होगा साथी कहाँ, श्रीनगर में। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। हजरत बल भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध दरगाह है, जहां मान्यता है कि इसमें पैगंबर मोहम्मद के क्या है साथी, तो बाल और दाढ़ी रखेंगे हैं। कश्मीरी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तो बल का अर्थ होता है आपका जगह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे और आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद साहब कौन थे, तो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा। कहता है स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए। स्वतंत्रता के उपरांत की बात की जा रही है कि बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हो गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आप लोग बताएं, तो यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर क्या, तो 1955 में। ठीक है, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र जो आंदोलन हुआ था यह वर्ष 1955 में होता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका है कि टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी। कहाँ थी, श्रीपट्टनम है, मैसूर है, भाग्यनगर है और आपका बंगलौर है। इसमें से कौन सा होगा साथी, जल्दी बताएं। टीपू सुल्तान की राजधानी, तो टीपू सुल्तान का जो राजधानी था ये आपको याद रखना है, कहाँ था, तो साथ ही यह आपका श्रीपट्टनम में था। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टीपू सुल्तान जो था यह मैसूर का शासक था, जो कि टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान हम बात करें तो मैसूर में रहता है। कब से कब, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे।
कब था? तो 1782 से लेकर वर्ष 1999 तक। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1782 से आपका 1782 से 1799 तक था। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा निकल जाता है कुछ कुछ, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे। इस समय तक क्या था? तो यह मैसूर का शासक होता है और श्रीपट्टनम में इसका राजधानी होता है, किसका? टीपू सुल्तान का। उसके बाद प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है आपका, नमक सत्याग्रह एवं दांडी पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से यहाँ समझिएगा कि नमक सत्याग्रह और आपका दांडी जो मार्च हुआ था, इस पर जो सरकार वर्तमान में उस समय जो सरकार थी, इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही थी? तो पहले तो हम आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन दिखा देते हैं ताकि आप लोग आंसर दे पाएँ। तो जल्दी बता दीजिए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ था? तो इसे गंभीरता से नहीं ली गई थी, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा भी करना चाहेंगे इसके बारे में। समझिएगा, एक अंग्रेजी समाचार पत्र उस समय होती है संपादना, जिसका नाम क्या था? संपादना। इस संपादना ने नमक सत्याग्रह की क्या करी? तो मजाक उड़ाई, खिल्ली उड़ाई थी और कहा था, क्या एक सम्राट को केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? यह किसके संदर्भ में कहा गया था? तो नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च के संदर्भ में कहा गया था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसी संदर्भ में एक और समाचार पत्र है साथी, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। एक और समाचार पत्र था इसी समय, जो कि इसका नाम था क्या? तो स्टेटमैन। स्टेटमैन ने एक व्यंग करते हुए कहता है क्या? तो गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि उनको क्या ना मिल जाए? तो डोमिनियन स्टेट की दर्जा ना मिल जाए। यह कौन कहता है? तो स्टेटमैन, जो कि एक अंग्रेजी पत्र, समाचार पत्र था। तो अब आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछेगा कि नमक सत्याग्रह के बारे में वह कौन समाचार पत्र था जो कि इसके बारे में मजाक उड़ाता है, खिल्ली उड़ाता है? तो याद रखेंगे, आपका दो समाचार पत्र था, एक स्टेटमेंट, दूसरा एक अंग्रेजी समाचार पत्र संपादना था। ठीक है, ये दो समाचार पत्र थी जिसके बारे में हम बता दिए कि वो दोनों क्या क्या कही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। और हम आपसे लगातार बोलते हैं कि आप लोग जब भी क्लास को देखें तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए। देखिए, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट सिर्फ क्लियर नहीं करवाने आते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न है, इस प्रश्न से जो भी मिलता जुलता और भी प्रश्न आने की संभावना है, हम उसको भी आपको कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन कर पाएँ, उसको भी हम क्लियर कर पाएँ। तो वो सारे प्रश्न को आप लोग नोट डाउन कर लिया कीजिए। इसका तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, लेकिन जो हम बताते हैं उसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो उसको आप लोग नोट डाउन किया कीजिए, आपके लिए ही होगा। अगर मान के चलिए यह प्रश्न आपसे ना पूछा जाए, इसी से संदर्भ में कोई और प्रश्न पूछ दे, तो आपको पता होगा साथी। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखा कीजिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह किस एक्ट के द्वारा किया गया था? साथ ही जल्दी से बता दीजिए। देखिए, प्रश्न जो है यह अगर हम बात करें तो सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लेवल वाला है। यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका शिक्षक भर्ती के लिए या फिर वनडे एग्जाम के लिए। यह प्रश्न का जो लेवल है वो आपका सिविल सर्विस के लिए है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, इन सभी के लिए है। सच बता रहे हैं हम आपको। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, अगर बात करें हम साथी, तो वह आपका होगा क्या? तो अगस्त घोषणा, जो कि आपका घोषणा पत्र कब आता है? वर्ष 1917 में। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे भारत के उस समय कौन सचिव होते हैं? कौन? तो मॉन्टेक्यू। मॉन्टेक्यू ने साथी 20 अगस्त वर्ष 1917 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, याद रखिएगा, को यह घोषणा करता है जिसको हम अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं। इस घोषणा में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति यह है कि, सम्राट का मतलब है कि इंग्लैंड का जो उस समय सम्राट थे उनके बारे में कहा जा रहा है। वह कहता है कि महामहिम सम्राट का यह घोषणा है कि यह भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े और स्वशासित प्रशासनिक संस्था का धीरे धीरे विकास हो। अर्थात कहा जाए तो यहाँ पे अब इसकी मंशा दिख रही है। वह मंशा क्या दिखती है? तो अब यह व्यापारिक ना होकर अब क्या करना चाहती है साथी? तो यह अब शासन चलाना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। कौन सा पूछ देगा कि आपको कि कौन सा वह प्रस्ताव था, कौन सा घोषणा था? तो अगस्त
साथ ही अगस्त घोषणा वर्ष 1917 में, जो कि 20 अगस्त को जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखेगा। हम बात करें अगर आगे, तो कहता है अंग्रेज भारत में व्यापारिक रूप में आए और उन्हें जो कंपनी बनाई गई उसका नाम क्या था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास करके अगर नहीं है प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन ईजी भी है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 100% इसका जवाब दे पाएंगे कि अंग्रेज जो थे साथी, अंग्रेज में भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था। तो जाहिर सी बात है उसका सिंपल आपको याद होना चाहिए, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत ही इजी प्रश्न था, इसको कौन जवाब नहीं दे पाएगा, सब दे देंगे। आगे हम बढ़ते हैं। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों का प्रयोग करने की कानूनी वैधता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती है। वह आदेश किसने पारित किया था। तो जल्दी से बता दीजिए, आपको बताया गया यह प्रश्न है, बहुत ही पहले हम आपका यह चीज़ बताए हैं। तो क्या होगा जल्दी बता दीजिए। आपके सामने हम ऑप्शन को भी दिखा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा क्लियर होने देंगे। साथ ही यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बता दीजिए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। साथ ही 1717 ईस्वी की बात की जा रही है। 1717 ईस्वी के समय जो बंगाल का नवाब होता है वो कौन होता है, तो फर्रुखसियर होता है। फर्रुखसियर को एक प्रकार का बीमारी हो जाता है, काफ़ी जटिल, काफ़ी भयानक बीमारी हो जाता है जिसका इलाज नहीं हो पाता है। इस इलाज के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकारी लोग थे जो कि अंग्रेज एक डॉक्टर को क्या करते हैं तो इसके पास भेजते हैं और फर्रुखसियर का इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। इस खुशी में फर्रुखसियर क्या करता है, तो इस खुशी में साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कर देता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन 3 प्रांतों पे, इन 3 क्षेत्रों पे व्यापारिक एकाधिकार दे देता है। ठीक है, एकाधिकार देने का मतलब होता है कि सिर्फ उसी कंपनी का अधिकार रहेगा उन क्षेत्रों पे व्यापार का। तो जब यह एकाधिकार मिल जाता है तो पूरी तरह से उस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को क्या कर लेती है, तो सुदृढ़ कर लेती है। और इसी कारण से आगे देखते 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 आपका वर्ष 1757 के आसपास क्या हो जाता है, तो पूरी तरह से मजबूत हो जाती है। और इसी समय आपको बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध यह देखने को मिलता है, जिसके बाद वो पूरे भारत पर कहीं ना कहीं एक प्रकार से मजबूत हो जाती है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए, कोई भी विदेशी कंपनी हो या फिर कोई भी आक्रमणकारी हो, आप प्राचीन इतिहास से लेकर साथ ही आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अपने भारत के ही लोग रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने भारत के, चाहे वो नवाब हो या फिर कोई भी मिडिल क्लास के भी व्यक्ति की हम बात कर लें, तो कहीं ना कहीं वही लोग किए हैं जो कि अपने भारत का यह इतना गौरवशाली इतिहास, इतना सोने के जो चिड़िया कहे जाते थे, इसको लुटवाने में उनका योगदान रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये छोटी सी गलती फर्रुखसियर का कितना बड़ा इतिहास को परिवर्तन कर देता है। आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ पे ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट यह भी है। कहता है बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। जल्दी से बता दीजिए, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बिहार की आप बात कर लें या फिर भारत की बात कर लें, तो आपको एक प्रकार से चौहद्दी पता होना चाहिए। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या जल्दी बताइए, तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना हो जाएगा साथी, तो यह आपका 345 किलोमीटर है। इसको आप लोग याद रखेंगे बिहार के संदर्भ में। बिहार की जो लंबाई है यह आपका 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। वहीं आपसे पूछ दे कि पूर्व से पश्चिम कितना है, तो याद रखिएगा पूर्व से जो पश्चिम है साथी, यह आपका 483 किलोमीटर है। ठीक है, 483 किलोमीटर है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब हम बात करें कि मानकर चलिए आपसे बिहार ना पूछ के भारत पूछ दे, तब क्या कीजिएगा, तो साथ ही भारत का जो लंबाई है वह आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होती है। और बात की जाए इसकी चौड़ाई की, तो यह आपका पूर्व से लेकर पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है, जो कि साथ ही यह आपका गुजरात राज्य से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगती है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे बिहार के बारे में भी और भारत के बारे में भी। आगे हम बात करें तो यहाँ ध्यान से समझना है, प्रश्न कह रहा है आपका डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
कब शुरू की गई थी? जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आप लोग कर दें तो यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त में से जो आपका ये सभी आंसर है सभी क्या हैं तो गलत हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी ध्यान से समझना है, तो यह आपका वर्ष 2008 में होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आगे बात करें तो साथ ही प्रश्न कह रहा है आपका, निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक ने विदेशों में अपनी आधुनिक प्रकार के दूतावास को स्थापित किया था? तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हम बात करें अगर इसके बारे में तो यह आपका होगा साथी टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखेंगे। टीपू सुल्तान को तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि आपका वर्ष 1790 के आसपास होता है साथी, इस समय प्रतीत होता है और उसने तुर्की के सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कोशिश किया था, जो कि आपका वर्ष अगर हम बात करें तो यह आपका 1784 से 85 के आसपास में कुस्तुमतुनिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुस्तुमतुनिया के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। यह कुस्तुमतुनिया जो था, इस कुस्तुमतुनिया की अगर हम बात करें तो यही वो क्षेत्र था साथी जो कि आपका क्या करता है, तो यह क्षेत्र से मार्ग से आने के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तुर्कियों के द्वारा। जिस प्रकार से यूरोपीय लोग क्या करते हैं तो अलग अलग मार्गों की खोज करने लगते हैं और इस प्रकार से आपका भारत में अनेकों क्या आती है साथी, तो व्यापारिक कंपनी आती है। तो ये कुस्तुमतुनिया भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें तो कहता है सन 1690 ईस्वी में किस भारतीय नगर की खोज चॉर्नॉक ने किया था? सॉरी, किसने किया था? तो जॉब चार्नॉक ने किया था साथी। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कर दें। इसका आंसर कर दें साथी, यह किसने किया था और कब किया था? यहाँ तो बता दिया गया है, लेकिन किस क्षेत्र का किया गया था यह आपको बताना है। तो यह आपका क्या हो जाएगा साथी, कोलकाता का किया गया था। ध्यान से समझना है आपको। 24 अगस्त वर्ष 1690 ईस्वी की बात की जा रही है, जो कि जॉब चार्नॉक के द्वारा कलकत्ता नगर की क्या कर जाती है, तो स्थापना की जाती है, खोज की जाती है, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और सर्वप्रथम कंपनी ने सुल्तानी कलिकाता गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की थी और इन्हीं तीनों को मिलाकर जॉब चार्नॉक जो था साथी, यह कलकत्ता नगर की क्या करता है, तो स्थापना करता है। 3 क्षेत्रों को मिलाकर करता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कोलकाता के बारे में। हम बात करें अगर आगे तो कहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अब बताइए, यह प्रश्न आपको मुझे नहीं लगता है बताना होगा। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध सब बताए हुए हैं, कौन सा छोटा दिन है, कौन बड़ा दिन है, कितना बार बताए हुए थे। जल्दी इसका आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। इसका आंसर जो होगा साथी वो 22 दिसंबर होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है यह आपका 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है तो सूर्य जो होते हैं साथी, सूर्य की किरणें जो होती है मकर रेखा पर क्या होती है तो लंबवत होती है, अर्थात सीधी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी कारण इस दिन क्या होता है तो सबसे छोटा दिन होता है। अगर बात करें हम आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लगाता है। क्या होगा जल्दी बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यह अटपटा सा है। कह रहा है जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को देख लें और जल्दी बताएं क्या होगा। साथ ही यह केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में होता है। अब क्या होता है समझिएगा, जून के महीने में मानसून के फटने से केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तटों पर क्या होती है तो वर्षा होती है। तो कहने का तात्पर्य इसका क्या था, यही था। ठीक है, इस प्रश्न थोड़ा अटपटा सा दिया हुआ था, लेकिन जो मतलब था वो यही था। हम बात करें अगर आगे तो यहाँ ध्यान से समझना है आप सभी को कि भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों का बर्स्ट ऑफ मानसून होता है, अर्थात पृष्ठफोटन कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हम आगे चलते हैं तो कहता है खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। जल्दी से आप लोग आंसर कर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन जो है ये आपको यहाँ पे हम और भी दिखा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ क्लियर होने दीजिएगा। चलिए अब आपका क्लियर है, बताइए इसमें से क्या होगा। तो साथ ही यह आपका होगा ऑप्शन नंबर
सी, एक जीव से दूसरे जीव को, समझना है यहाँ ध्यान से, एक जीव से दूसरे जीव के द्वारा ऊर्जा अंतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हम बात करें अगर आगे तो यहाँ समझना है, कहता है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है वह क्या है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जो है वह क्या है साथी, तो याद रखना है आप सभी को, वह आपका वायुम है। ठीक है, वायुम है, इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चलते हैं आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह किसको कहा जाता है, जल्दी से आप लोग इसको आंसर कर दीजिए इसका। तो यह आपका क्या होगा, जल्दी बताएं, यह आपका होगा साथी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह एक क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि इसका हम प्रवाल की अगर बात करें तो यह प्रवाल से बनी है और इसे आपका वर्ष 1981 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। हम बात करें अगर आगे तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको शुरू में ही बोले हैं ज्योग्राफी भी पकड़ बनाना है तो आप ज़्यादा नहीं गिन गुद कर 5 से 6 चैप्टर कर लीजिए, जिसमें सबसे पहले ही आपका अहवात तंत्र, भारत का हो या फिर बिहार का हो, पर्वत पठार, उसके बाद आपका होता है अगर बात की जाए हम, उसके बाद तो आप सिंचाई देख लीजिए, खाद वहाँ के उद्योग देख लीजिए, बस इतना देख लीजिएगा, इससे बाहर आपका नहीं चैप्टर जाएगा। इससे बाहर हम अगर बात करें तो 5 से 6 साल का हम बीपीएससी का प्रश्न को भी अगर हम एनालिसिस करें तो इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछेगा, 100% गारंटी। और हम लगातार आपको बोलते हैं कि इन चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक दिन में आप कम से कम एक चैप्टर तो कर ही सकते हैं, तो कर लीजिए ना। दिक्कत क्या है, नहीं कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है। अब पर्वत और पठार आप पढ़े हुए हो रहते हैं तो यहाँ की दिक्कत नहीं होता, तो जल्दी बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यूराल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, किसका है, यूराल पर्वत श्रृंखला है, इसको याद रखेगा। हम बात करें अगर यूराल पर्वत के बारे में साथी, तो यह पश्चिम रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर तक की विस्तृत है। ठीक है, इसको याद रखेगा, और यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो आपसे पूछेगा कि यूराल पर्वत जो है यह किस 2 महाद्वीपों को अलग करती है, तो याद रखना है यह आपका यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर आगे तो कहता है हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, वह वनस्पति कौन है, जल्दी बता दीजिए साथी आप सभी लोग, वह वनस्पति कौन है। तो साथी वह आपका वनस्पति हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ए अल्पाइन घास स्थल। ठीक है, यह आपका हिमालय में 3600 मीटर के ऊपर पाए जाने वाली एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति को अल्पाइन घास स्थल कहा जाता है। और यहाँ के महत्वपूर्ण वृक्षों की हम अगर बात करें तो यह आपका क्या है, सिल्वर है साथी, फॉर है, पाइन है, यही सब आपका वहाँ के क्या है तो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। आगे चलते हैं तो कहता है निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ते हुए हैं, जल्दी से बता दीजिए वह कौन सा शहर है जो कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। साथ ही जल्दी आप लोग इसका आंसर कीजिए, इसका क्या होगा। इसका हम बात करें तो यह आपका कौन सा होगा, तो याद रखना है श्रीनगर और कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर और कन्याकुमारी जो है यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। इसकी लंबाई की हम बात कर ले तो यह आपका लगभग 100% अगर हम बात कर ले तो यह आपका 4000 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा क्या है तो हाईवे प्रोजेक्ट है। यह भी आपसे पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट क्या है, तो वह आप लोग याद रखेंगे साथी। उत्तर दक्षिण का कॉरिडोर है जो कि हम श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह याद होना चाहिए। आगे हम चलते हैं तो कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी आप लोग इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा साथी वो आपका होगा कौन सा, तो याद रखना है शिवसमुद्रम। ठीक है, शिवसमुद्रम की अगर हम बात कर लें तो शिवसमुद्रम यह कर्नाटक में है साथी, और कर्नाटक कहाँ है ये आप मुझसे नहीं पूछिएगा, ध्यान से समझना है। भारत का सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो है यह आपका कर्नाटक में शिवसमुद्रम में है। इसकी अगर बात करें तो इससे को आपका वर्ष 1902 ईस्वी में क्या किया गया था,
तो साथ ही इसकी स्थापना की गई थी, जो कि भारत की कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना चीज़ कम से कम याद रखिएगा कि यह कहाँ पे स्थित है, किस नदी के पास स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, ध्यान से समझना है। कहता है भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। अब बताइए, इसमें से आपका खनिज उनिज आप लोग पढ़िए तभी आपका होगा, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगा। हम इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आपका इसी चैनल पर बीपीएससी पूर्वावलोकन करके, बीपीएससी पूर्वावलोकन डेली हम बोल रहे हैं, आप लोग नहीं देख रहे हैं। बीपीएससी पूर्वावलोकन करके एक आपका बुक आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह चैनल पे सबसे अच्छी बात है कि आपका सारा का सारा पढ़ाया गया है। इसमें हम पहले भी बोले हैं कि आपका वर्ष 1992 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बीपीएससी में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का एक पूरा डिटेल उस बुक में है, और उस बुक को हम एक एक करके सारा पढ़ा है। अब उस बुक को देखिएगा तो वहाँ से आपको पता चलेगा, इतने वर्षों का आप एनालिसिस कर सकते हैं कि बीपीएससी का क्या ट्रेंड है, बीपीएससी कौन सा टॉपिक से अधिक क्वेश्चन को पूछती है, ये सभी बात आपको पता चलेगा। दूसरा नंबर है कि आपका वहाँ पे भी जीएस है, जो कि आपका कंप्लीट होगा वहाँ से भी जीएस। ठीक है, तो आप लोग देखिए उस क्लास को भी। आप लोग बस लगता है कि टाइम बांध लिए हैं हमको, एक ही क्लास एक ही प्रैक्टिस सेट डेली देखना है, तो ऐसे नहीं निकलेगा। कम से कम 2-3 घंटा नहीं दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है आपको। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे यह कंपटीशन हाई है, इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं। इसका हम बात करें तो यह आपका राइट आंसर क्या होगा, यह हम चर्चा करते हैं। साथ ही यह आपका होगा कोयला। ठीक है, ध्यान से समझना है। वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख खाद्य पदार्थ जो है यह आपका कोयला है। और भारत के कुल विद्युत उत्पादन का हम बात करें तो यह आपका 60.7% का उत्पादन कोयले से होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा बता रहे हैं, और यह आपको करंट का डाटा बता रहे हैं। वहीं हम बात करें जल की तो यह आपका 14 से साथ ही 14.1% जो है यह जल है। गैस की हम बात कर ले तो गैस कितना है, तो 8.2% है। तेल जो है यह आपका 3 कितना प्रतिशत है, तो 0.13% है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ों का आप लोग याद रखेंगे। सभी जो है ये कच्चा प्रमुख पदार्थ हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हम आपको बताए हैं। हम बात करें अगर आगे तो यहाँ समझना है। कहता है भारत में निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। जल्दी से बता दीजिए यह आज का राइट आंसर क्या होगा। जो बंदरगाह होता है वो क्या होता है हम आपको बताए हुए हैं, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ईरान। ठीक है, यह आपका चाबहार जो बंदरगाह है यह आपका कहाँ पे है, तो ईरान में। कहाँ पे, ईरान में भी कहाँ है, तो ईरान के आपका सिस्तान और बलूचिस्तान में विकसित किया जा रहा है, जो कि आपका साथ ही 23 मई 2016 को भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच इस बंदरगाह को लेकर एक समझौता हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ याद रखना होगा। हम बात करें अगर आगे तो यहाँ से आपको समझना है। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह वह कौन सा है। सबसे व्यस्त, सबसे बिजी बंदरगाह कौन है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह आपको याद रखना है साथ ही, यह कौन होगा, तो मुंबई होगा। आपको पता होगा कि मुंबई जो है यह काफ़ी बिजी शहर भी है, तो इस संदर्भ में वहाँ जो बंदरगाह है वह भी काफ़ी बिजी है। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हम बात करें अगर आगे तो यहाँ समझिएगा प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है और समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, साथ ही आप लोग ज़रूर बताएंगे। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस गलत हो जाएं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, हम उसको सुधार कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो साथ ही अब यहाँ पे हर रोज़ हमें 120 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें हर रोज़ करना होता है, तो थोड़ा सा कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा उतना इशू नहीं है, ज़्यादा उतना आप लोग सीरियस नहीं लिया कीजिए। हो जाता है 1-2 क्वेश्चन तो आप लोग उसको सही कर लिया कीजिए। ठीक है ना, चलिए हम बात करें अगर आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके उष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। अब बताइए साथी, उष्मीय विद्युत जो पैदा की जाती है या किसके प्रयोग से होते हैं, यह आप हमें जल्दी बता दीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। बहुत बार बताया गया है, बहुत बार बताया गया यह बात,
कि जो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है, इसका ही तो प्रयोग करके हम उष्मीय गैस को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो इसके अलावा भी आप लोग याद रखिएगा, जिसमें आपका जल आ सकता है, पवन आ सकता है, समुद्री लहरें, वायु गैस, यूरेनियम, ये सभी जो है यह क्या करता है साथी, तो विद्युत गैस पैदा करने में हमारी मदद करती है। आगे हम चलते हैं तो कहता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, कहता है कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है। जल्दी बता दीजिए, आपका कोवाडा जो है साथी, यह न्यूक्लियर पार्क एक है जो कि इस परियोजना को स्थापित करने के लिए किस राज्य में इसका प्रस्ताव पेश किया गया है। तो ध्यान से समझना है, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, पहले ही आप लोग जल्दी जल्दी बताएं। इधर हम देख रहे हैं 1-2 क्लास से आप लोग कमेंट में अपने आंसर को नहीं लगा रहे हैं। नहीं लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास तो आपका चलता ही रहेगा, लेकिन समस्या यही है कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल और भी डाउन होते जाएगा। देखिए, हम जो भी बोलते हैं फैक्ट बोलते हैं, झूठ फूस बोलने वाला आदत मेरा नहीं है। प्रश्न को जितना लगाइएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, क्योंकि आपको एक पता चलेगा कि हम 80 प्रश्न में से आज 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 50 अटैम्प्ट किए हैं, 60 अटैम्प्ट किए हैं, मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक कमेंट में अपना आंसर को लगाइए, और कोई बात नहीं है, क्लास तो हम ले ही रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा साथी, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है यह आपका राइट आंसर होगा, ध्यान से इसको रखिएगा। हम बात करें अगर आगे, तो यहाँ पे आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। जल्दी से बता दीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व और आपका सुरक्षित जो जीव मंडल है, इसमें से कौन सा नहीं है। यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो काजीरंगा। ठीक है, हम कई बार बताए हैं काजीरंगा के बारे में, तो इसका राइट आंसर आपको याद होना चाहिए कि अगर बात कर ले इसके बारे में, तो भारत सरकार ने भारत में 18 संरक्षित जैव मंडल की स्थापना की है। इस संरक्षित जैव मंडल में नीलगिरी आता है, मन्नार की खाड़ी आती है, सुंदरबन आता है, नंदा आता है, पंचमढ़ी आता है, ये सभी आते हैं। जिसमें हम बात कर लेकर काजीरंगा आपका ऑप्शन में है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल की गई है, और यह एक बार नहीं बल्कि कईयों बार हम बात इसको आपको बताएं हैं। हम आगे चलते हैं तो कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एफडीआई का पूरा नाम क्या है। जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग साथी कि एफडीआई का पूरा नाम क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोग कर दीजिए। एफडीआई का अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम जो है यह आपका क्या है साथी, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, यह एक निवेश है जिसमें एक कंपनी द्वारा दूसरे देश में स्वामित्व के बदले खर्च की गई पूंजी को कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का समस्या ना हुआ होगा। आगे चलते हैं तो कह रहा है, उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जहां पर क्या होता है साथी, तो जल्दी से बता दीजिए, उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है जहां पे आपको क्या हो जाएगा, तो साथी सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य प्राप्त होता हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का यह प्रश्न है, इसलिए समझाना जरूरी है। समझिएगा, सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता द्वारा एक और अधिक वस्तु के उपभोग पर प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि को कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता का मूल्य के बराबर हो जाना उपभोक्ता के लिए अधिकतम क्या होता है साथी, तो संतुष्टि वाला बिंदु होता है। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यह बिल्कुल सच है। चलिए, उसके बाद आपका कहता है, निम्न में से कौन सा समूह संघ कर से संबंधित है। जल्दी से बता दीजिए, निम्न में से कौन सा समूह जो है यह संघ कर से संबंधित है। जल्दी बता दीजिए, हम आपको ऑप्शन यहाँ दिखा देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। तो जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कर दें। यह आपका होगा साथी ऑप्शन नंबर क्या, तो उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर जो है यह आपका होगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर बात करें हम करों के बारे में, तो कर जो है यह केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली है, जिसमें हम बात करें तो सीमा शुल्क होता है पहला, उत्पादन शुल्क होता है दूसरा, और सेवा कर या फिर सेवा कर केंद्रीय विक्रय होता है। तो इस प्रकार से आपका जो यह साथी है बिल्कुल सही है।
ठीक है ना। टैक्स जो है या अधिकतर अगर हम बात कर लें तो यह केंद्र सरकार के ही द्वारा जारी की जाती है। राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है लेकिन अपने राज्य में लगाती है। लेकिन अगर प्रमुख बात करें हम तो सबसे पहला अगर अधिकार आता है तो केंद्र सरकार का आता है टैक्स के मामले में, चाहे वो किसी भी प्रकार का टैक्स हो, किसी भी क्षेत्र में टैक्स हो। तो इस प्रकार से साथी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 100% सही है। हम बात करें अगर आगे तो यहाँ आपका देखें मुद्रास्फीति जनित मंदी डैश की परिस्थिति को संदर्भित करता है। क्या करता है? देखिए आपको तीन चीज हम एक बार फिर से बताएंगे। क्या? इकोनॉमिक्स में आपको एक आता है बैंकिंग प्रणाली चैप्टर है, चैप्टर का नाम बता रहे हैं। दूसरा है आपका मुद्रास्फीति, तीसरा है आपका पर कैपिटा इनकम, भारत की जो आपका राष्ट्रीय आय है, ये सभी चीज़, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए साथी। जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ये सब कॉमन चीज़ है और बेसिक चीज़ है, तो ये सब पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। बहुत ही इजी है, अगर आप बताएंगे बोलेंगे तो हम टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन सब कुछ नोट्स से ही पढ़िएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, यह समस्या है, इसलिए हम कुछ भी आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे नहीं भेजते हैं। थोड़ा सा खुद से मेहनत कीजिए, क्योंकि फाइट जब होगा आपका साथी पूरे भारत के बच्चों से होने वाला है, फिर वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाइएगा क्लासरूम में, इसलिए हम थोड़ा सा आपके लिए ही सोचते हैं, इसलिए हम नोट्स नहीं भेजते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो तो हम भेज देंगे नोट्स, उसमें कोई समस्या नहीं है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा यह पहले आप लोग बताइए। हम डेली आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन आप लोग एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। ये आपको 24, 25 और 26, 27 अगस्त को याद आएगा कि हम क्या क्या बोले थे और क्या क्या सही हुआ है, क्योंकि आदमी कुछ भी बोलता है तो कुछ ना कुछ उसका अनुभव रहता है, कुछ ना कुछ वह एनालिसिस करता है, उसके बाद ही किसी को बताता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग समझा कीजिए, हम जो बोल रहे हैं वो लगभग आपका 100% पूछा जाता ही है और जाएगा ही। तो आप लोग कर लिया कीजिए, आपके फ़ायदे के लिए होगा। एक नंबर ही आए, 2 नंबर ही आए, लेकिन आएगा ना, 1 नंबर से आदमी कटअप से पीछे रह जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग समझा कीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो समृद्धि की दर मूल्य वृद्धि दर से कम होता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। हम बार बार आपको बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं ताकि आपको सफलता मिले। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सफलता मिलेगा तो यहाँ मुझे फ़ायदा होगा या फिर किसी को भी। आपको सफलता मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि आपको अगर सफलता मिलेगा तो आप नाम लेंगे कि हम ये सर के द्वारा, इनके द्वारा थोड़ा सा ये गाइड किया गया था, तो इस प्रकार से मिला है। नहीं लड़ेगा क्वेश्चन, नहीं आएगा कुछ, तो यही आप लोग ही हैं जो कि कुछ भी हमको बोलिएगा, लेकिन हम जब बता रहे हैं तो इस चीज़ को कीजिए। नहीं लड़ेगा तब फिर बोलिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। कहता है सरकारी बंध पत्र को बेचने की प्रक्रिया बजट के डैश के अंतर्गत आती है। क्या है, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर आपके सामने है, ऑप्शन दिया गया है, 2 और ऑप्शन है जो कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा ये आप लोग बताएं। देखिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पूंजी लागत है, पूंजी प्राप्तियाँ हैं, और यहाँ पे आपका जो था वो क्या था, तो यहाँ पे आपका था राजस्व प्राप्तियाँ और चालू व्यय। इसमें राइट आंसर क्या होगा यह आप बताएं। साथ ही इसका राइट आंसर आपका होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड क्लियर होने दीजिए। पूंजी प्राप्तियां जो है ऑप्शन नंबर डी, यह आपका सही है। पूंजी प्राप्तियां वह प्राप्तियां हैं जो कि सरकार की संपत्ति बढ़ाती है या फिर घटाती है। इसमें बाजार उधारी, छोटी बचत, सरकारी भविष्य निधि आदि शामिल होते हैं। तो ये सभी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट तब है जब आपको जानकारी नहीं होगा। यह आपको जानकारी होगा क्योंकि हम बहुत बार बताए हैं। सबसे पहले तो हम राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल में डिट्टो बात कर चुके हैं। राष्ट्रपति के अधिकार क्या है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत उनका चयन होता है, महाभियोग की प्रतिक्रिया क्या है, इमरजेंसी क्या है, सब बात किए हैं। तो जल्दी बताइए यहाँ पे क्या होगा आंसर। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग, अब आपका मात्र 1 महीना बच गया है लगभग। तो अब आप क्या कीजिए कि चैनल पर जितना आपका वीडियो पड़ा है वो कम से कम 3 बार देखिए। कम से कम एक वीडियो को 3 बार देखिए, तभी आपका कुछ भला होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। 100% हम बोल रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा साथी, तो वित्तीय आपातकाल जो है यह आपको एक बार भी अभी तक भारत में नहीं लगी है।
ठीक है। भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 के प्रयोग कभी नहीं किया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 360 क्या है, तो यह आपातकाल का अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगते हैं। ठीक है, हम बात करें अगर 352 क्या है भाई, तो 352 जो है इसके तहत आपका आंतरिक अशांति के आधार पर या फिर दो ब्रह्मा आक्रमण के आधार पर क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, इसको याद रखिएगा। आपातकाल की जो व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, सारे बात आप लोग याद रखिएगा। कहता है आपातकाल की किन परिस्थितियों में एक ऐसे कानून या फिर कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो कि अनुच्छेद 19 के विरुद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दम डेप्थ में पूछा गया है, दम डेप्थ में पूछा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान समझिएगा साथी, जब युद्ध या फिर ब्रह्मा आक्रमण अर्थात बाहरी आक्रमण का संदेह हो, किसको संदेह हो, राष्ट्रपति को जब लगे कि देश में या फिर राज्य में कोई ब्रह्मा आक्रमण होने वाला है, शांति व्यवस्था भंग होने वाली है, उस समय क्या करता है साथी, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी का घोषणा कर सकते हैं। और उस समय क्या होता है साथी, तो उस समय आपका जो अनुच्छेद है यह अपने आप क्या होता है, तो निलंबित हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद जो 19 है ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन उस समय आपका मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद 19 है साथी, यह अपने आप क्या होता है, तो निलंबित हो जाता है, अर्थात यह जो मौलिक अधिकार है इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है, बताइए जल्दी जल्दी कि राज्य विधानमंडल की जो सदस्यता है साथी, इसकी जो योग्यता की निर्धारित की गई है यह आपका अनुच्छेद 173 में किया गया है, लेकिन यह किसके अंतर्गत आता है ये आपसे पूछ रहा है। क्या वह राज्य सरकार के अंतर्गत है, संघ के सरकार के, या फिर आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व है, क्या है, जल्दी बताइए आपका। यह हम बात करें चर्चा इस पे साथी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो राज्य सरकार। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे यह हमें चर्चा करना होगा, समझिएगा यहाँ पे कह रहा है क्या। तो संविधान के भाग 6, पहले तो आपको याद रखना चाहिए संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्य के विधानमंडल की जो सदस्यता है साथी, यह निम्न योग्यता होनी चाहिए, जिसमें हम बात करें तो वह पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानसभा के लिए उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और विधान परिषद के लिए उनकी जो आयु है यह कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सभी जो कुछ है वो योग्यता, वो अर्हता होनी चाहिए उस व्यक्ति में, तभी वो क्या बन सकता है, तो वह साथी आपका राज्य विधानमंडल का सदस्य बन सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ समझिएगा आप सभी लोग, कहता है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन में अधीन होता है। जल्दी बताइए, राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है इसका अनुमोदन अधीन किसके अधीन होता है साथी, तो याद रखना है आप सभी को कि जो यह होता है आपका क्या होता है, तो राज्य विधानमंडल के अधीन होता है। यह जो अध्यादेश है साथी, यह राज्यपाल के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी की जाती है, यह भी आपसे पूछ देगा, समझिएगा। अनुच्छेद 213, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है जब उस राज्य की विधानसभा या फिर विधानमंडल के दोनों सदनों सत्र में नहीं होते हैं। इस अनुच्छेद के तहत जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा के समक्ष या फिर विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है, इसको याद रखिएगा। और विधानमंडल के पास पुनः सत्र को होने के 6 सप्ताह की समाप्ति या फिर हम कह लें इसके पूर्व ही विधानमंडल द्वारा उसे अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करने का अध्यादेश समाप्त हो सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताए हैं। कितने विद्यार्थी इसमें होंगे कि जो कि समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार लेक्चर को आप लोग दोबारा स्किप करके पीछे करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताए हैं आपको यहाँ पे राज्यपाल के बारे में। चलिए आगे आता है आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के भाग क्या है, जल्दी बताइए। देखिए हम पहले ही आपको बताए हैं, राष्ट्रपति हो या फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो,
उनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है, तो ये हम आपको पहले भी बताए हैं। यहाँ बताइए साथी आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका क्या होगा साथी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा होगा। ठीक है, कैसे होगा समझते हैं। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, ये आपको पता होगा। जबकि उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है, इतना तो आपको पता होगा। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा सदस्यों द्वारा साथी 2/3, याद रखिएगा, 2/3 बहुमत से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा जाने की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा साथी, तो आपका लोकसभा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर राज्यसभा होता और लोकसभा दोनों होता तब आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होता। लेकिन यहाँ क्या किया है, सदन जो है यह 2 सदनों से मिलकर बनता है संसद, एक आपका राज्यसभा एक आपका लोकसभा। तो यहाँ राज्यसभा तो है नहीं, तो रक्षा मंत्रालय तो होगा नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय होगा नहीं, फिर आपका भारतीय प्रतिभूति और विनायक बोर्ड जो है यह होगा नहीं। तो इस प्रकार से साथी आपका ऑप्शन नंबर ए बी जो है यह आपका सही होगा। ठीक है, प्रयास हमारा है कि आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, ताकि कोई बिगिनर स्टूडेंट भी देख रहा हो तो उसको भी समझ में आना चाहिए। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, जल्दी से बता दीजिए। भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है यह समिति कौन है साथी, तो याद रखिएगा यह आपका होगा कौन, तो बहुत बार चर्चा किए हैं प्राक्कलन समिति के बारे में, बहुत बार चर्चा किए हैं। तो यह आपका क्या है, तो सबसे बड़ी समिति है, याद रखेंगे। इनमें सदस्य लोकसभा से होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है साथी, तो यह इसकी संख्या जो है यह 30 होती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़ाव बहन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ देगा लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितना चीज़ बताए हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट कह रहा है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है साथी, बता दीजिए। प्राक्कलन समिति है, प्रबल समिति है, या फिर आपका यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आपका यहाँ पे क्या है, तो लोक लेखा समिति है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। जल्दी बता दीजिए साथी, आपको हम थोड़ा सा आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा लोक लेखा समिति। कैसे होगा क्या होगा समझिएगा। लोक लेखा समिति, इस समिति का गठन कब हुआ था, सबसे पहले हम गठन की बात करेंगे। तो इसका गठन जो हुआ था ये आपका वर्ष 1921 में हुआ था। ठीक है, समिति का अध्यक्ष जो होता है साथी यह आपका लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी सदस्यों की संख्या 22 होती है। अभी हम आपको ऊपर क्या बताया है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है, लेकिन लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो इसकी सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं यह लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं यह राज्यसभा के होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई समस्या, हर चीज़ क्लियर कर रहे हैं। देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि आप जहाँ जहाँ बड़े से बड़े कोचिंग में परचेस जो बैच बिक रहे हैं ना, ये बैच वो बैच ये बैच वो बैच, वहाँ पे भी इतना आपको डेप्थ में नहीं बताया जा रहा होगा। ये तो हमें, क्योंकि हम देखे हुए हैं, हम भी कहीं ना कहीं पढ़ कर ही आए हैं। तो इस प्रकार से आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस कीजिए इतना ही आप सहयोग कि आप लोग सेशन को शेयर किया कीजिए, कम से कम इतना सेशन को शेयर कीजिए साथी, ताकि हमारा हेल्प हो सके और हमारा एक मोटिवेशन, एक एनर्जी के रूप में हमें लगे कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा भी सपोर्ट करते हैं जैसे हम उनका सपोर्ट करते हैं। इसलिए साथी थोड़ा सेशन को शेयर किया कीजिए। कह रहा है आपका नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है, जल्दी बता दीजिए। नागरिकों के मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल जो राइट्स है, इस फंडामेंटल राइट्स पर इसमें से कौन है जो कि रोक लगा सकता है। क्या संसद है, मंत्रिमंडल है, या फिर जनता है, या फिर आपका मंत्रिपरिषद है। देखिए प्रश्न अगर हम बात करें तो यह बहुत ही लेवल का है। यूपीएससी एस्पिरेंट भी इस सवाल का, बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो जवाब नहीं दे पाएंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रश्न घुमाया गया है। अब अगर हम बात करें 1773 की, तो आपको पता होगा कि 1773 में आपका
केशवानंदन भारतीय बनाम आपका केरल राज्य एक मुकदमा होता है, केस होता है, जिसमें आपको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद का अधिकार नहीं होगा कि वह मूल अधिकारों का क्या कर सके, हनन कर सके। तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि कंफ्यूज हो रहे होंगे कि संसद तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन साथ ही यहाँ पे संसद ही राइट आंसर है। इसको याद रखिएगा। कैसे होगा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, सब कुछ क्लियर करेंगे। भारतीय संविधान में साथ ही नागरिकों के मूल अधिकार का प्रयुक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है यह संसद को देता गया है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि संसद जो है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगी, तो अनुच्छेद 368। यह 368 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपका किसी भी संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाए तो यह आपका संशोधन जो है यह 368 के अंतर्गत ही होता है। और इसमें वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। किंतु ध्यान दीजिएगा, किंतु क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट जो 1773 में कही थी वो क्या कही थी साथी, कि आप अधिकारों को बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यह याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ यही कहती है कि मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे फंस जाता है कौन, तो संसद फंस जाता है। कैसे कि अब मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकती है। वो कैसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो 1773 में बोली थी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यह नहीं बताई थी कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, संक्षिप्त रूप में बताया नहीं गया है, इसलिए संसद जो है यहाँ पे फंस जाती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हम समझना चाहेंगे। तो कहता है गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितनी सीट है, जल्दी से बता दीजिए। गुजरात की बात की जा रही, साथ ही आपके बिहार की भी बात की जाएगी। अगर आपका बिहार के बारे में आपको जानकारी है तो वह भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल गुजरात के बारे में जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 26 सीट है। ठीक है, 26 सीट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो यहाँ पे आपका 11 सीट है। किसके बारे में, गुजरात के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपका कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब इसको किसको नहीं पता होगा कि भारतीय संसद में जो है यह बजट जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका साथी वित्त मंत्री के द्वारा होगा। जाहिर सी बात है, बहुत इजी प्रश्न है। आप लोग देखते होंगे फरवरी में जो आपका बजट पेश होता है यह किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्री। वर्तमान में जो वित्त मंत्री कौन है, तो श्रीमती कौन है साथी, जल्दी बता दीजिए कौन है वर्तमान में। इतना ऑप्शन दे दिए हैं कि एक महिला है, कौन है ये आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। क्या है, जल्दी इसका आंसर बता दें। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका होगा साथी निम्न वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका होगा। ध्यान से समझिएगा, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसमें क्वथनांक कम हो जाती है और यह क्वथनांक दाब के अनुक्रमानुपाती हो जाती है। इस प्रकार से साथी आपका वायुमंडलीय दाब में थोड़ा सा कमी देखने को मिल जाती है। ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है शीतलन की जो दर है यह निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है शीतलन की दर, जल्दी बता दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का प्रश्न है। तो यह आपका होगा उपयुक्त सभी पर। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि शीतलन की जो दर है यह प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो यह आपको याद रखना है न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी वस्तु के शीतलन की जो दर होती है उस वस्तु और उसके आसपास की चीज़ों के तापमान पर निर्भर करती है। तो यह जो नियम था यह न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इस चर्चा को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका कहता है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों होता है। शीतकाल में जो हैंडपंप का पानी होता है ये गर्म क्यों होता है। आप सभी लोग गाँव जाते होंगे तो इस चीज़ को आप लोग फील करते होंगे। पटना में तो नहीं आपको मिलेगा, लेकिन गाँव में अधिकतर ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसके दरवाजे पे कह लें, द्वारा पे कह लें, गेट पे कह लें कि वहाँ पे आपका क्या होता है, हैंडपंप नहीं होता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, जल्दी बता दें। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, तो पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, तो हैंडपंप जो होता है इसका पानी गर्म होता है। ठीक है, कोई समस्या। चलिए आगे हम बात करें। तो कहता है कि किसी
परख नली में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड गर्म करता है। गर्म करना निम्न में से किसका उदाहरण है? जल्दी बता दीजिए, किसी परख नली में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड गर्म करने का जो प्रक्रिया है यह किसका उदाहरण है? यह जो होगा साथी, यह किसका है? तो यह आपका याद रखेंगे खुली प्रणाली। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुली प्रणाली की हम बात करें तो किसी परख नली में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के साथ गर्म करने की जो क्रिया है यह आपका खुली प्रणाली का एक उदाहरण है, जो कि आप लोग इसको याद रखिएगा। कहता है निम्न में से किसे ठोस सॉल्ट का उदाहरण कहेंगे? जल्दी बता दीजिए, इसमें से ठोस सॉल्ट का उदाहरण इसमें से किसको कहेंगे? याद रखना है, रंगीन रत्नों को कहेंगे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे आप सभी का, यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ध्यान से समझना है। अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जो 2 परमाणु बम गिराए गए उनके नाम बताइए। जल्दी बताइए, बहुत इजी प्रश्न है, आपको क्लास 5-6 में पढ़िएगा ना, तभी वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा सोशल स्टडी में। तो जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा तो याद रखना है आपका, यह होगा आपका कौन सा? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए, लिटिल बॉय और फैट मैन जो है, यह 2 परमाणु बम थे जो कि अमेरिका के द्वारा कहाँ गिराया गया था? तो जापान पे। समझिएगा इसको, थोड़ा सा हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह कब गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बम गिराए गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसका विनाश होता है, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलता है। हम बात करें अगर आगे तो कहता है किसी व्यक्ति की आंखों का भूरा, नीला तथा काला रंग किस विशेष रंजक की उपस्थिति पर आधारित होती है? जल्दी बता दीजिए, प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति की आंखों का भूरा, नीला, काला जो रंग होता है यह विशेष रंजक की किस उपस्थिति के कारण होती है? तो साथ ही यह आपका होगा कौन सा? तो याद रखेंगे आइरिस। ठीक है, अब आइरिस क्या है समझिएगा। आँखों को रंजस प्रदान करने वाला रंजक जो कहलाता है, वह जो आँखों को भूरा, नीला, काला रंग उत्तरदायी कराता है, इसको हम आइरिस में उपस्थित करते हैं, अर्थात आइरिस कहते हैं। आँखों का रंग प्रलुपी लक्षण से होता है, जो कि आइरिस में उपस्थित 2 रंजक कारण एक आइरिस स्ट्रोमा के में प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होती है। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम बात करें तो कहता है रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम या फिर युक्तिकरण का अथवा जुड़ाव होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। रक्त के जो थक्के होते हैं साथ ही इसके बारे में हम आपको बताए हैं। सबसे पहले जो है यह किस विटामिन के कारण होता है यह भी हमको बताए हैं। तो जल्दी आप लोग इसका आंसर करें, क्या होगा? याद रखना है यह आपका पेप्सिन होगा। ठीक है, पेप्सिन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है। पेप्सिन का निर्माण आपका पेटिस जोनल पर हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया के कारण होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हेमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु डैश होते हैं। हेमोग्लोबिन में जो सम्मिलित धातु होते हैं साथी, यह याद रखिएगा क्या होता है? तो आयरन और लोहा। ठीक है, क्या होता है? आयरन, लोहा, जो कि लाल रक्त कोशिका में हेमोग्लोबिन उपस्थित होता है। और हेमोग्लोबिन के अणु केंद्रीय धातु जो होता है यह आयरन के रूप में, लोहे के रूप में बने होते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कहता है शब्द RH फैक्टर संदर्भित है। शब्द जो RH है यह किस पर संदर्भित है, यह आपसे पूछ रहा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताएं। साथ ही हम अगर बात करें इसके बारे में तो यह आपका होगा कौन सा? तो याद रखेंगे रिस्क फैक्ट, जिसका मतलब होता है कारक। ठीक है, यह जो है आपका RH को रिस्क फैक्ट समूह में संबंधित किया जाता है और इसका मतलब होता है फैक्टर या फिर कारक, जो कि अगर हम बात की जाए तो इसका खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा कार्ल लेडस्टीनर ने किया था, जो कि कब किया गया था? तो वर्ष 1940 में। हर चीज़ आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं। अभी तक आप लोग प्रैक्टिस सेट तो बहुत चल रहा है, चैनल बहुत सारा उसका यूट्यूब पे चल रहा है, ये चीज़ हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि बहुत चल रहा है। लेकिन एक चीज़ बता दीजिए, आप लोग जाइए दूसरे चैनल को भी देखिए, वहाँ से एनालिसिस कीजिए। क्या इतना एक्सप्लेन, इतना टाइम लेके कोई बता रहा है? नहीं बता रहा है, ये गारंटी, क्योंकि हम भी देखते हैं। लेकिन मेरा वो चीज़ नहीं है कि बस प्रैक्टिस से चलाएं, व्यूज़ ले लें, सब्सक्राइबर, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। हम आपको जल्दी बोलते भी नहीं है कि सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। देखिए आपको सबसे पहले मेरा दिमाग में क्या है कि आपको 4 वर्षों के बाद आपका ये वैकेंसी आया है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए ये वैकेंसी और काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए जॉब लेना।
इस संदर्भ में हम ईमानदारी पूर्वक आपका क्लास ले रहे हैं और हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि मान कर चलिए आपका यही क्वेश्चन ना आए, इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सही कर सकिए। बस इतना मेरा उद्देश्य है, ठीक है। बाकी आपका मर्जी, आप लोग सेशन शेयर कीजिए नहीं कीजिए वो तो आप पे डिपेंड करता है, आपका हॉनेस्टी बताएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था, दूसरा कौन था? जल्दी बता दीजिए। हम परसों वाला प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे ढंग से विनोबा भावे के बारे में जिक्र किए हैं। तो क्या होगा साथी इसका राइट आंसर? आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जो सेकेंड व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो थे आपका, कौन थे साथी? तो याद रखिएगा, यह थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के बाद अंग्रेजों के द्वारा संवैधानिक सुधार के प्रस्तावों को न मानने के कारण गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। यह बात आपको पता होगा। कब की गई थी? तो 17 अक्टूबर वर्ष 1940 में, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, जो कि विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने और इसके बाद 31 अक्टूबर वर्ष 1940 को जवाहरलाल नेहरू जो कि दूसरे सत्याग्रह बने थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर वर्ष 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बता दीजिए। 16 अक्टूबर वर्ष 1905 बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को आपको बताया गया है 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम अगर आपको ऑप्शन ना दें फिर भी आपको बताना होगा साथी, लेकिन आपका ऑप्शन है तो हम दे देते हैं। अब तो बता दीजिए क्या होगा था। तो इसका राइट आंसर जो था वो आपको याद रखिएगा क्या हुआ था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 16, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कब हुआ था। तो यह आपका 16 अक्टूबर वर्ष 1905 में बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करें तो जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। इस विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल रैली आयोजन किया गया था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की बात की गई थी। उसके बाद 16 अक्टूबर वर्ष 1905 को बंगाल विभाजन विविध रूप से लागू कर दिया गया था। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले घोषणा कब की गई? तो आपका जुलाई 1905 में। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में आपका क्या किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन लाने की बात की गई। और 16 अक्टूबर वर्ष 1905 को क्या हुआ? तो पूर्ण रूप से यह घोषणा लागू हो गई थी। अब यह भी याद रखिएगा कि यह जो आपका अध्यादेश था यह आपका विफल कब होता है? इसको मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो इसको रद्द कर दिया जाता है। वो क्या कब किया जाता है? तो आप याद रखिएगा वर्ष 1911 में। जब क्या होता है? तो साथी जब आपका दिल्ली दरबार लगता है उसी समय इसको रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जल्दी बता दीजिए, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय वर्ष 1942 में किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर आगे तो यहाँ समझिएगा आप सभी लोग, प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथी। आज का नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। और हम बता दें आप सभी को कि यह प्रश्न सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, कोई भी स्टूडेंट हो, जीएस का जिसका भी अगर एग्ज़ाम हो, जीएस का पेपर हो उनका, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे हम आपको भी बोलते हैं कि आप लोग जैसे दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस का अपलोड किया गया है चैनल पे, बिहार पुलिस का जीएस के बारे अपलोड किया गया, तो उस सबको आप लोग देखिए, वहाँ से भी आपका जीएस उठेगा। ऐसा थोड़ी ना जीएस थोड़ी ना विभाजन होता है, जीएस सबका एक ही होता है। तो आप लोग देखा कीजिए। कह रहा है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? जल्दी बता दीजिए। दांडी यात्रा के साथ जो है यह क्या आपका प्रारंभ होता है? तो इसमें ये आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब होता है? तो आप याद रखेंगे, यह आपको 2 मार्च 1930 ईस्वी को, ध्यान से समझिएगा, 2 मार्च 1930 ईस्वी को वायसराय को एक पत्र लिखकर भेजते हैं जिसमें 11 सूत्री मांग की जाती है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देता है कि गांधी जी की 11 सूत्री मांग में क्या क्या बात था। तो यह भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 सूत्री मांग आप लोग याद रखेगा। उसके बाद गांधी जी ने 12 मार्च वर्ष 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर यात्रा करने का प्रारंभ करते हैं, जिसमें 78 जो होते हैं इसमें साथियों समर्थकों के साथ ये निकलते हैं और आपका 5 अप्रैल वर्ष 1930 को दांडी पहुंचते हैं। 30
उसके बाद 6 अप्रैल को समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून तोड़ते हैं। इसी के साथ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। तो हर आपका एक एक चीज़, एक एक घटना हम बता दिए हैं, याद रखिएगा। कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया है। रॉलेट एक्ट के बारे में बहुत बार चर्चा किए हैं। यह एक काला कानून के रूप में जाना जाता है। इसको कहा जाता है बिना वकील बिना दलील वाला कानून। तो इसके बारे में जल्दी बताएं क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कर दीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा साथी, तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। इसलिए इस एक्ट को बिना वकील बिना अपील बिना दलील के कानून कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्री में से किसे भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी बता दीजिए। यह जो भारत का नहीं बल्कि सॉरी यह ब्रिटिश का कौन प्रधानमंत्री था जो कि उस समय क्या करता है, तो क्रिप्स मिशन को भारत भेजता है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो विंस्टन चर्चिल, ठीक है। उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था यह कौन था, विंस्टन चर्चिल था, जो कि भारत में क्रिप्स मिशन को क्या करता है साथी, सर एस्टेबल्ड क्रिप्स के नेतृत्व में वर्ष 1942 में भेजता है। आगे हम बात करें तो कहता है साइमन कमीशन की संतुष्टियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। जल्दी से बता दीजिए। साइमन कमीशन के बारे में काफ़ी बार आपको बताया गया है, बहुत बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथी क्या, इस यहाँ पे इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया था, जो कि यह क्या था साथी, आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 सेकंड साथी, 1 सेकंड क्षमा चाहेंगे, 1 सेकंड, थोड़ा सा हमको यहाँ पे कंफ्यूजन है, 1 मिनट रुक जाएगा। कह रहा है साइमन कमीशन की संतुष्टियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे ख्याल से अगर बात की जाए तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्तावित करने की संतुष्टि की थी, जो कि इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। कब आया था तो ध्यान से समझिएगा, वर्ष 1919 में ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के उपरांत एक आयोग इस अधिनियम की क्या करेगा, तो प्रशिक्षित करने के लिए आएगा। इसी के संदर्भ में आपका 8 नवंबर वर्ष 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में यह आयोग आता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है यह 100% सही होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन क्या है, तो पहला कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। क्या यह सही है, जल्दी आप लोग बताएं। दूसरा है चंपारण जांच में आचार्य JV कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी में से एक थे। कौन सा कथन इसमें से सही है, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। उम्मीद करते कि आपको ऑप्शन ना देखना होगा, लेकिन देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन देख लीजिए। अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा साथी क्या होगा, आप लोग जल्दी बता दे रहे, तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर केवल 2, ठीक है। केवल क्या होगा 2, ध्यान से समझिएगा। वर्ष 1917 में क्या होता है, तो आपका चंपारण सत्याग्रह होता है, आपको पता होगा। इस समय गांधी जी चंपारण के प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल के नियंत्रण पर क्या कहते हैं साथी, तो आपका चंपारण आते हैं। इसको याद रखिएगा। चंपारण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर महादेव देसाई और बहुत सारे इसमें नेता थे, जिसमें महरुल हक की हम बात कर लें, ये सभी JP कृपलानी थे। यह क्या थे, तो मुख्य सहयोगी रहे थे। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। और इसी के बाद महात्मा गांधी के साथ ये सभी जो बिहार के नेता थे ये सभी लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारियों का वार्ताकार करता है। जल्दी बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा साथी, बता दें आप सभी लोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथी वो होगा आपका क्या, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं कौन थे, तो मौलाना आज़ाद, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने, जो कि अभी हम चर्चा किए हैं, चर्चित ने साथी क्या किया, तो भारत में राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए क्या किया था, तो सर एस्टेबल्ड क्रिप्स के नेतृत्व में वर्ष 1942 में एक मिशन भारत को भेजता है। और इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद को कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के साथ अधिकारित वार्ता करने के लिए भेजा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 100% सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपका
वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है। चलिए कौन सा टिप्पणी सत्य नहीं है जल्दी आप लोग बताइए, यहाँ पे आपका दिया गया है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा साथी वो आपका क्या होगा, तो यह आंदोलन अहिंसक था, जो कि बिल्कुल क्या है, असत्य टिप्पणी, सत्य टिप्पणी नहीं है। ठीक है, यह आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। एनजीटी का जो पूर्ण रूप है क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए इसके बारे में। एनजीटी जो है साथी क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है समझिएगा, पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन या फिर व्यक्तिगत एवं संपत्तियों के नुकसान के लिए एक सहायक और क्षतिपूर्ण देने या फिर उससे संबंधित उससे जुड़े मामले सहित पर्यावरण संरक्षण और वनों अन्य प्रतिक्रिया साधनों के संरक्षण मामूली प्रभावी और शीघ्र निपटने के लिए एक आपका क्या है, तो यह अधिनियम लागू किया गया था, जो कि वर्ष 2010 में आता है, आपका याद रखिएगा। इसी को हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं साथी। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आ रहा होगा। मेरे द्वारा जो भी बताया जा रहा है, प्रयास है कि आपको फैक्ट चीज़ बताया जाए, 100% क्लियर हो। फिर भी अगर मान कर चले किसी भी प्रश्न में अगर कोई त्रुटि हो जाता है तो आप लोग विनम्रतापूर्वक उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम उसमें बदलाव कर देंगे। ठीक है, प्रयास मेरा रहता है कि सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से कोई प्रश्न गलती हो जाता है तो वो थोड़ा सा आप लोग उतना सीरियस नहीं लिया कीजिए। ठीक है ना, चलिए मेरा प्रयास थोड़ी ना हम जान के थोड़ी ना गलत करते हैं, कोई हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। 100 प्रश्न रहता है आपका, 120 क्वेश्चन रहता है, तो कहीं ना कहीं हो जाता है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। अब इसमें से बता दीजिए कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग जल्दी बता दें। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका सही नहीं है, याद रखिएगा। कार्बन व्यापार जो है या किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे यह आपका ओजोन संरक्षण से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि यह गलत है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए। जल प्रदूषण के बारे में कह रहा है, क्या होगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, तो वर्ष 1974 में आता है जल प्रदूषण की आपका कानून या फिर कह ले हम अधिनियम। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इनमें से किस पर्यावरणीयविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जानते हैं, तो साथ ही यह आपका कौन हो जाएंगे, तो याद रखना है यह आपका ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र सिंह होंगे। ठीक है, इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो यह आप लोग याद रखिएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, जल्दी से बता दीजिए। चिपको आंदोलन के बारे में हम आपको बताए हैं और ये आपको बच्चों को पढ़ाना भी होगा। आप 5, 6, 7 कोई भी आप सोशल स्टडी के बुक ले ले तो वहाँ पे आपको यह बात देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, हमें नहीं लगता है कि आपको यह प्रश्न बताना चाहिए, लेकिन आपको चलिए बता देते हैं हम आपको ऑप्शन, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर क्या, सुंदरलाल बहुगुणा। ध्यान दीजिएगा साथी, यह आपका जो चिपको आंदोलन था यह एक पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन किया गया था, जो कि आपका कहाँ होता है, तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में किसानों के द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया जाता है, और इसका नेतृत्व जो करते हैं ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा साथी कब की गई थी, तो वर्ष 1985 में। ठीक है, भारत में गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए वर्णीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उस समय वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इनकी अध्यक्षता में वर्ष 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया जाता है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1909 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया जाता है। यह भी आपसे पूछा जाएगा। हम बात करें अगर आगे, तो कहता है कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो यह आपका होगा साथी दीर्घकालीन परिवर्तन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हम आगे चल रहे, तो कहता है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम EPA कहते हैं, अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बता दीजिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है ये हम कई बार आपको बताए हैं, EVS का हम आपका लेक्चर अपलोड किए हैं, वहाँ पे भी हम आपको बेसिक ढंग से बताए हैं। देखिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं बताए हैं,
कोई भी चीज़ नहीं है। पहला आपका सिलेबस होगा जो कि बहुत ही बेहतर ढंग से, ऑब्जेक्टिव भी सही है, प्रैक्टिस सेट ही सही, लेकिन आपका सारा सिलेबस यहाँ कवर कर दिए हैं। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग सारा क्लास देखिए। अब मात्र आपके पास 30, 35, 40 दिन बच रहा है। क्लास को एक बार नहीं, कम से कम 3 बार देखिएगा, तभी आपको 3 गुना 30 कीजिए, तभी आपका कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा, गड़बड़ा जाइएगा, आपको फंस जाइएगा। फिर कब आएगा बिहार सरकार का, कब नींद टूटेगा, ये आपको पता नहीं है, ना मुझे पता है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग एनर्जी बूस्टर बनिए। अगर सफलता लेना है तो 2 महीना 1 महीना मेहनत कीजिए, फिर जीवन भर आराम कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा छाता विधान। ठीक है, छाता विधान कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था, यह भी आपसे पूछ देगा। तो साथ ही याद रखेंगे कि आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है ये आपका वर्ष 1946 में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे, 46 में आता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन है। देखिए बताया गया प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत में सर्वप्रथम स्थापित होने वाला यह राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1936 में हुई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका अंतिम प्रश्न है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वाटर्स डे है। इसमें से नेशनल वाटर्स डे इसमें से कौन सा है, जल्दी बता दीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा आपका 25 जनवरी। 25 जनवरी को साथ ही नेशनल वाटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 25 जनवरी को मान्यता है। यह दिवस मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पहली बार 25 जनवरी वर्ष 2011 को मान्यता दी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी क्या है साथी, नेशनल वोटर्स डे। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा हम वाटर डे पढ़ लिए थे, उसके लिए वोटर्स डे अर्थात मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। और हमारा प्रयास है कि आपका यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डेली 80 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। 80 क्वेश्चन में साथी आपको अगर हम बात करें तो लगभग आपको हम 80 गुने हम 3 कर लीजिए, तो हम कम से कम साथी आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं आप लोग बताइए। एक क्वेश्चन के बारे में हम कम से कम 2-3 चीज़ आपको बताते हैं। तो आप लोग यहाँ से बताइए कि आपका जो तैयारी है कितना लेवल का हो रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं गलती हो जा रहे हैं, उसके लिए हम खुद अब खेद है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है। देखिए प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है आपका। सबसे पहले तो आपका हम प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, फिर दूसरे क्लास का भी हमको प्रैक्टिस सेट क्लास लेना होता है। उसके बाद है कि आपका सिलेबस पे हम काम कर रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं आपके सिलेबस पे काम कर रहे हैं, जो कि मान कर चलिए अगर नेक्स्ट बार आपका होता है तो इतना बेहतरीन सिलेबस बना रहे हैं, इतना बेहतरीन कि आपका यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसके लेवल का बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एकदम डेप्थ से डेप्थ बना रहे हैं। खास करके आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट है, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, इसका जब हम निचोड़ बना रहे हैं तो आप सबको हम जल्द ही वो प्रोवाइड करवाने में सक्षम होंगे। इसलिए थोड़ा सा आप लोग मेहनत को समझिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉपरेट कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे संपर्क कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल के जो ज्वाइन बटन है साथी, उस ज्वाइन बटन पे आप लोग 89 रुपीज़ का एक ज्वाइन बटन है, जो कि आप इसको कर सकते हैं साथी। और आपको व्हाट्सएप पे यह पीडीएफ पूरा कंप्लीट बुक का आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर आपको किरण पब्लिकेशन का, रुक्मणी पब्लिकेशन का और यह रंजीत आयर सर का तीनों बुक चाहिए कंप्लीट, साथ में मैथ रीजनिंग पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप साथी 299 का कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे आपका ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पे आप कर यह परचेस कर आप हमारे एक डिस्प्ले पे नंबर आएगा, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो आपको सारा बुक कंप्लीट पूरा डिटेल में पीडीएफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी क्लास को। कोशिश कीजिएगा कि आप सभी को मार्केट में मिल जाए। अगर ना मिले तो आप लोग इस चीज़ को कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा आपका, हम कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन कर पाएँ।